हाँ, आज अपन बात करेंगे आपके पूरे 9 नंबर के एक टॉपिक की, जिसका नाम है अनसीन पैसेज। ठीक है, और ये अनसीन पैसेज आपके जो एग्ज़ाम में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक 9 नंबर का, एक 6 नंबर का। इसलिए दोनों के मैंने 2 कैप्सूल बनाए हैं, तो एक कैप्सूल आपके और बढ़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बाकी जो मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हो रही उसको भी अपन एडजस्ट कर लेंगे, आज थोड़े से क्लासेस ज़्यादा होने वाली है। तो ये जो अनसीन पैसेज आपके पूरे 9 नंबर का है, उसकी अपन बात करेंगे आज। बहुत बड़ा वेटेज होता है 9 नंबर। मेन चीज़ क्या है कि कोई भी पैसेज को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे उसको सोल्व करना है, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, और फिर मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पैसेज भी लिए हैं अनसीन। हालांकि अनसीन पैसेज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अनसीन का मतलब तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन हैं मतलब जो बहुत संभावित है। लेकिन मेन चीज़ है कि वो आए या ना आए, अपन को अनसीन पैसेज सोल्व करना सिखा दूंगा मैं आज को आपको, बड़े ध्यान से, कि कैसे अपन को उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपके ये 400 से 500 वर्ड्स के अंदर आएगा। टाइप फर्स्ट लिया अपने आज, जो कल अपन लेंगे वो 6 नंबर का होगा, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव वो तो बहुत ईजी पड़ेगा, ये वाला थोड़ा अच्छे से समझ लेना। इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 के आंसर देने हैं। क्या क्या है पूरा मैटर जानेंगे। पहले कुछ बातें हैं जो अपन को आपको आनी भी चाहिए। सबसे पहले पैसेज जब भी आपके पास में आ जाए ना, तो उसको, वो बड़ा सा पैसेज होगा, 400 से 500 शब्द, आपको पता है काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा पैसेज होगा, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मतलब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी में होना चाहिए, पैसेज के अंदर बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। और आप इसको पैराग्राफ वाइज पढ़ सकते हो, जैसे 4-5 पैराग्राफ में है तो दो पे एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर उसको दिमाग में फिट कर लिया, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ लिया, ऐसा कुछ। और कुछ चीज़ अंडरलाइन कर लो, जैसा कि यहाँ कोई मेन चीज़ लगी उसको अंडरलाइन कर दी, ऐसे अंडरलाइन कर दी, कोई लाइन अंडरलाइन कर दो, ताकि वो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो वो चीज़ आपको ईजिली वहाँ मिल जाए। ठीक है, कोई भी नया शब्द दिख गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया, कोरोना मिल गया, कोविड मिल गया, ऐसे बता रहा हूँ, कोई शब्द मिल गया, उसको वहीं अंडरलाइन कर दो, वहीं पर उसी पैराग्राफ में, ताकि जैसे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ये पक्की बात है। जैसे कोई कह दिया कि 5000 स्टूडेंट, तो उस 5000 स्टूडेंट को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि वो संख्या लिखी हुई है, पक्का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट कितने थे, आंसर होगा 5000। तो इसलिए कुछ ऐसी फैक्ट वाली चीज़ें हो, जो इंपॉर्टेंट कोई वर्डिंग हो, ऐसे वाले 100% जब पढ़ो ना, उसी टाइम अंडरलाइन कर दो पेन से या पेंसिल से, वहीं पर उसी जगह पैराग्राफ में, ताकि जब आंसर ढूंढोगे ना, तुरंत आपकी नज़र उस पर जाएगी। वो ना पूरा फिर थोड़ा ना पढ़ के ढूंढोगे, लेकिन वहीं से ऐसे अंडरलाइन कर दोगे तो आराम से आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना ईजी पड़ जाएगा। ये कुछ टेक्निक्स है जो टाइम बचाएगा। और पढ़ना बड़े ध्यान से, जब पैसेज पढ़ो तो ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होना चाहिए, 100%। और कुछ वर्ड जिनके आपको हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए, जैसे हु का मतलब कौन होता है। अब होता है क्या है, उसने पूछा कि कौन था, आप आंसर पूरे चैप्टर 3 लाइनें एज इट इज, कहीं से जो भी कोई वर्ड मिल गया और वही क्वेश्चन में शब्द देखा और वही आंसर मिल गया, पूरे के पूरे 3 लाइनें छाप दी। जबकि उसने पूछा था कि वहाँ कौन था, आंसर था लड़का। ठीक है, सिर्फ बॉयज लिखना था, बॉय लिखना था, आप उसको चैपे जा रहे हो। इसे ध्यान ये भी रखना है कि किस शब्द का क्या मतलब है। हु का मतलब कौन, तो इसका मतलब गारंटी है कि वो एक शब्द में आंसर आने वाला है। ठीक है, कौन। व्हाट मतलब क्या या कौन सा। वेयर मतलब कोई जगह पूछ रहा है कि ये कहाँ पर हुआ था, वेयर। हाउ मतलब कैसे, किस साधन से, मतलब क्या ऑब्जेक्ट क्या था, किसकी हेल्प से। हाउ कैसे, कैसे किया आपने ये। विच मतलब कोई 2, 4, 5 के बीच में पूछा, कौन सा, इनमें से कौन सा, विच होगा। हुज का मतलब किसका या किसके। ठीक है, होम मतलब किसको, इसका भी मतलब दोनों सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्वेश्चन को डिपेंड करता है। हाउ मच कितना था, पता चल जाएगा कितना था, कितने लीटर था, कितना केजी था, कितने, वो सब हाउ मच हो जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग कब से, फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कब से, ये काम कब से लेके कब तक चालू है, कब से। वाई मतलब क्यों हुआ, तो क्यों हुआ। और वाई वाले सेंटेंस को हमेशा स्टार्ट करना आपको बिकॉज से, ये ध्यान रखना। जब भी आंसर लिखो तो पूछेगा आप वहाँ पर क्यों गए थे, बिकॉज स्टार्ट करना है कि बिकॉज, सबसे पहले बिकॉज हम इसलिए गए थे, बिकॉज, फिर आंसर लिखना है कि इसलिए हम गए थे। बिकॉज लिख के कॉमा लगा के अपना आंसर शुरू करना। तो हमेशा ध्यान रखना वाई वाले क्वेश्चन का बिकॉज से करना है। व्हेन कब, व्हेन का मतलब होता है कब, आदि तो कुछ नहीं होता, ये तो सबके लिए लगा हुआ है एक्सेट्रा। तो व्हेन का मतलब है कब, तो कोई आपसे डेट या टाइम पूछ रहा है। तो ये कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखनी है, कौन से क्वेश्चन को कहाँ से शुरुआत करनी है, इनकी ये ध्यान रखना है। और इसके साथ में कुछ बातें और है, जैसे आपको प्रश्न के आंसर देते समय टेंस का जरूर ध्यान रखना। हालांकि मैंने टेंस की वीडियो बना रखी है, बड़े सी क्लास है 3 घंटे की, कभी मन करे तो और देख लेना। टेंस तो इंग्लिश के लिए सब जगह काम आएंगे, जो अपनी MU क्लासेज के ऊपर अपलोड कर रखा है, वीडियो क्लास है पूरी 1 शॉट में। तो टेंस का पर्सन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन आएगा, इन 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना होता है। क्या, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको पता है उसकी हेल्प में डू डज यूज होता है। ठीक है, तो डू डज का प्रयोग होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको डिड का यूज होगा। तो डू डज और डिड का अच्छे से प्रयोग आपको समझ में आ जाना चाहिए। वरना मैंने आपको MV सीरीज ऑफिशियल वाला जो अपना चैनल है ना, जिसको अब तो अपन ब्लॉगिंग पर्पज से काम करें उसका, तो ये MV सीरीज ऑफिशियल वाला चैनल है, इसके ऊपर भी मैंने आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप उस प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में,
और वहाँ पर टेंस का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा डू डज और डिड का, अलग से डू डज और डिड, ये 3 चीज़ें मैंने अलग से बता रखी है, उसमें एक सेपरेट क्लास है, उसको हम पिन कर देंगे। चलो आपको फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना कि डू डज और डिड का प्रयोग कैसे किया जाता है, बहुत ज़रूरी है, पक्का देखना डू डज डिड वाला, ठीक है। जिसको आता है फिर भी देख लेना। तो डू डज डिड का प्रयोग आपको पता चल जाएगा कैसे कहाँ पर करना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके मोस्टली आंसर प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आएंगे। फिर एक चीज़ और है, दूसरा मेन पॉइंट है वो व्हेन क्लोज। व्हेन, जब भी कोई क्वेश्चन व्हेन से स्टार्ट हो तो आंसर भी शुरू में उसका जो है वो व्हेन ही लिखना है। जैसे कि व्हाट वाज सीता डूइंग व्हेन यू एंटर्ड द रूम, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको व्हेन का ही नजर आ, बिल्कुल नजर आ रही रहा, तो आंसर भी व्हेन से शुरू करना है। अगर कोई वो क्लोजेस के तौर पे यूज हो रहा है व्हेन, कि व्हेन वो सीता डूइंग, मतलब जब आप उसमें आपके रूम में जब घुसे तो सीता क्या कर रही थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या लिखोगे, जब मैं वहाँ गया, आंसर व्हेन आई एंटर द रूम, मतलब जब मैं रूम में गया तो सीता वो स्लीपिंग, सीता सो रही थी। तो मतलब व्हेन अगर आपको क्लोजेज में दिख जाए कहीं पर भी तो शुरुआत भी व्हेन से ही करनी है। ये तरीके हैं, पैसेज में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे ही थोड़ी चेपना है, आंसर का तरीका भी सही होना चाहिए, तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना नहीं कट जाएंगे फिर वहाँ पर मार्क्स, ठीक है। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 9 क्वेश्चन 9 नंबर के आएंगे। कितना बड़ा वेटेज है 9 नंबर, और एक क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाता है 1 नंबर कितना महत्व रखता है, आप समझते हो इस बात को। तीसरी बड़ी बात है कि जिन प्रश्नों के बीच में आपको ये नजर आए देयर, जिसको अपन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसा आता है तो आंसर देते समय भी उसी से स्टार्ट करना है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। और देयर वाला सेंटेंस लगभग मिल भी जाता है पैसेज में, तो आपको शुरुआत भी देयर से ही करनी है कि हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द रूम, है ना, कि उस रूम के अंदर कितनी खिड़कियाँ थी। तो आपका आंसर क्या होगा कि देयर आर, शुरुआत देखो इस यहाँ पर देयर दिख गया तो शुरुआत में भी देयर आर 4 विंडोज इन दिस रूम, ठीक है। तो कितना आसान है तरीका, ये कुछ टेक्निक्स है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट बात करें वो है 3 तरह के पैसेज इसके अंदर एक्चुअली होते हैं, हालांकि इसको तो कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता है। एक तो फैक्चुअल पैसेज होता है जिसके अंदर आपको कोई टॉपिक मिल जाएगा, कोई प्रक्रिया, प्रोसेस, एक्शन, कार्यवाही, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, ऐसी कोई चीज़ें होगी वहाँ जहाँ पर फैक्चुअल का मतलब है फैक्ट, कब हुआ, कितनी बजे हुआ, कौन कौन थे, कब की बात है, मतलब जहाँ पर फैक्ट ज़्यादा हो। एक होता है डिस्क्रोसिव पैसेज, इसमें आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स वाले तथ्य जोड़ना पड़ता है, कि या फिर कुछ आश्वस्त करने वाले, या फिर कुछ ऐसे मतलब व्याख्यात्मक चीज़ें होती है इसके अंदर। एक लिटरेसी होता है, इसके अंदर कोई उपन्यास, नाटक या किसी निबंध, किसी उसके ऊपर कोई जीवनी बेस्ड, गांधी जी, नेहरू जी, विवेकानंद जी, इनके ऊपर है ना, अब्दुल कलाम साहब, इनमें कोई पूछ लेंगे। और ये पैसेज कुछ फैक्ट पर आधारित होते हैं, इनमें निम्न बातों जैसे कि डिस्क्रिप्टिव विवरण मिलता है, इंट्रोडक्शन, ये सब रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब अपन को इसमें लेनी होती है। तो ये कुछ बातें 3 तरह के पैसेज आपको मिलेंगे, हालांकि इसको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेजेबल चीज़ के लिए देख लेंगे अपन, बाकी अपने तीनों में से कोई सा पैसेज आ जाएगा, इनसे कोई संबंधित हो जाएगा, लेकिन अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आइडिया ज़रूर है कि आप किस तरह के पैसेज आ सकते हैं, किसी की जीवनी आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ सकता है, कोई टॉपिक आ सकता है, कोई दुर्घटना, कैसे भी क्वेश्चन पैसेज आ सकता है, वो होगा अनसीन, मतलब जो बुक के बाहर से आएगा, ठीक है। तो ये बात है। एक मैंने पैसेज लिया, हालांकि मैंने 2-3 पैसेज लिए, बड़ी ध्यान से समझना, उसकी मैंने हिंदी साथ में करी है, आपको भी इसलिए कि आपको थोड़ा अंदाजा हो। वैसे आपको वहाँ पर भी हिंदी तो ट्रांसलेशन अगर आज करनी आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन ये आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब पैसेज को आराम से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, और उसके बाद में जो प्रश्न आपको देगा उनका आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये रहेगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए मैन इज ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, इट शुड ट्रेन ओनली द हेड बट ऑल्सो द हैंड्स एंड हार्ट, यानी कि मनुष्य है वो सर्वांगीण विकास की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है। यानी कि मेन एम क्या है, वो है कि डेवलपमेंट ऑफ मैन इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब हो जाएगा सर्वांगीण विकास। हमारा सर्वांगीण विकास मतलब इंसान पढ़ता क्यों है, उसका पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसलिए पढ़ता है। और इट शुड बी ट्रेन नॉट ओनली द हेड बट ऑल्सो द हैंड्स एंड हार्ट, यानी कि इसे न केवल सिर बल्कि हाथों और हृदय भी प्रशिक्षित करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे देखो, बट आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज मेजरेबल फेल्ड टू अचीव द एम, लेकिन अभी के 8% ऐसा एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ की, यानी कि ऐसा मान लीजिए विफल है, कंप्लीटली फेल है। इट सफर्स फ्रॉम मेनी ग्रेस डिफेक्ट्स, इसमें बहुत सारे गंभीर दोष हैं, मतलब आज का एजुकेशन उतना सही नहीं, ये कहने का मतलब ये है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फाउंडेड बाई द ब्रिटिश फॉर देयर ऑन कन्वेंशन, यानी कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए पहले व्यवस्थित करी थी, आज भी वही चल रही है। लॉर्ड मैकाले वॉज द फादर एंड फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जो लॉर्ड मैकाले हैं, हिंदी में देख सकते हो, इसके संस्थापक हैं, फादर और जनक है इस सिस्टम का, भी जो 8% सिस्टम है वो उसका। और ही वॉन्टेड टू प्रोड्यूस
क्लर्क्स टू हेल्प द ब्रिटिश इज रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो उनके प्रशासन चलाने में जो हेल्प करे उस हिसाब से उन्होंने जो ये व्यवस्था करी थी, सिस्टम एजुकेशन किया था। और टुडे द ब्रिटिशर्स हैव गॉन बट सेम ओल्ड सिस्टम एजुकेशन, हालांकि अंग्रेज अभी यहाँ जा चुके हैं फिर भी ओल्ड सिस्टम अभी यहाँ पर वही चल रहा है। वी आर फ्री बट वी आर स्टिल, इसको थोड़ा सा अपन इधर किसका सकते हैं चाहे तो, ठीक है, अगर आपको दिखने में ईजी रहेगा ये तो अपन इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। बट स्लेवली फॉलोइंग द सिस्टम अबाउट ब्रिटिश, यानी कि अभी आज भी हम, मतलब वैसे हम आज़ाद हैं लेकिन फिर भी जो गुलामी वाली जो सिस्टम अंग्रेजों ने जो चालू किया था वो आज भी अपन चालू कर रहे हैं। और दिस सिस्टम एजुकेशन एज मैनी डिफेक्ट्स, इसमें बहुत सारे डाउट है, मतलब बहुत सारे इसमें दुविधाएं हैं। इट मस्ट बी चेंज एंड ओवर हेड होल्ड, मतलब इसको हमेशा मतलब हाँ ज़रूरी इसको बदलना चाहिए। बहुत समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है। अगला, द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम इज एजुकेशन टू थ्योरेटिकल। हाँ बिल्कुल, वर्तमान शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ा दोष ये कि अत्यधिक सैद्धांतिक बातें ज़्यादा है, थ्योरेटिकल बातें बहुत ज़्यादा है, बहुत थ्योरी आजकल एजुकेशन में। तो एन एजुकेटेड मैन हैज़ ओनली बुकिश नॉलेज, अब सिर्फ वो किताबी ज्ञान उसके पास में होगा, बुकिश नॉलेज होगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस में बहुत सारी किताबें रटनी पड़ती है, वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा, ठीक है। तो ही नोज नथिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, उसको प्रैक्टिकल थिंग जो व्यवहारिक चीज़ों से बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। और ही फाइंड दैट हिज एजुकेशन इज नॉट मेड हिम फिट टुडे एनी यूज फॉर सोसाइटी, जो उसकी शिक्षा जो भी होगी वो समाज के लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ किताबी ज्ञान लेके आ रहा है। और सारा किताबी ज्ञान, प्रैक्टिकल लाइफ और ये किताबी लाइफ अलग अलग होती है। सामाजिक धरातल पर उतरने के बाद में अपन को हर जगह अलग अलग तरीके से, गाँव में जाएंगे तो गाँव के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, शहर में शहरों के हिसाब से करना पड़ेगा, मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा, अलग डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। ऐसे थोड़ी आप गाँव में जाओ अंग्रेजी झाड़ रहे हो तो उनको क्या समझ में आएगा। फिर जहाँ पर जैसे लोग होंगे उस हिसाब से उनको बातें करनी है, उस हिसाब से व्यवहार करना पड़ता है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है। अब जो पैसों वाले लोग घरों में जिसका जन्म हुआ है उसको थोड़ा ना पता गरीबी क्या चीज़ है, वो कभी गरीबी जिसने देखी नहीं उसे तो पता ही नहीं चलेगा, तो गरीबी के बारे में कैसे सोच पाएगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी है। द प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन डज नॉट टीच अस डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि वर्तमान प्रणाली जो श्रम की गरिमा नहीं सिखाती है, मतलब कैसे लोग पैसा कमा सकते हैं, ये नहीं है बिल्कुल, बस हाँ ठीक है परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन सब होना। स्टूडेंट इज नॉट टॉट ट्रेंड टू द दिस थिंग विथ हैंड्स, यानी स्टूडेंट अपने हाथों से काम करना सिखाया प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। मैनुअल और फिजिकल लेबर फाइंड नो प्लेस टू एजुकेशन, जो शारीरिक या फिर ऐसा मान लीजिए कि श्रम का शिक्षा कोई संस्थान यहाँ पर नहीं है। जैसे आपको पढ़ाई के अंदर कुछ ऐसी बातें बता भी नहीं चाहिए कि ऐसे हिसाब से आपको काम कर सकते हो, अगर पढ़ाई में फेल हो जाए तो ये भी कर सकते हो, वो सारी बातें होती है। एजुकेटेड यंग मैन आर फिट ओनली टू क्लर्क टू ऑफिसर्स, ठीक है, दफ्तरों में क्लर्क बनने लायक हो जाते हैं। और दे लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर, यानी कि वो शारीरिक श्रम को है दृष्टि देखते हैं, बस ऑफिस में बैठ जाएंगे बस ये काम अच्छा है। लेकिन जो शारीरिक मेहनत करते हैं किसान लोग, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखती, ये देखिए कैसे मेहनत कर रहे हैं, हम आराम से ऑफिस में बैठे हैं। दे कंसिडर्ड इट बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क विद देयर हैंड्स इन फील्ड्स और फैक्ट्रीज, यानी कि वो कारखानों में अपने हाथों से काम करना गरिमा के नीचे समझते हैं कि नहीं यार फैक्ट्री में कौन काम करेगा। फिर है वोकेशनल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द, और बिल्कुल सही बात है, व्यावसायिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है आज के एजुकेशन लाइफ में, जो कि बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए भी। और वी नीड मोर एंड मोर टेक्नीशियंस, इंजीनियर, डॉक्टर्स। हर कोई ये कहता है कि भाई अच्छा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, लेकिन कोई काम की बातें नहीं करता है। ये सबको पता है कि सारे के सारे डॉक्टर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बन सकते क्योंकि सिलेक्टेड सीटें होती है। बट द नंबर ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, IITs, ये सब मतलब बनना चाहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ यंग मैन एंड वुमेन हु कैन डू टेक्नीशियन आर डिपार्ट टेक्निकल एंड वोकेशनल, ये सब आप उनको बताइए। ये हर कोई जो है ना, हर कोई ये बनना चाहता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का या तकनीकी व्यवसायिक ज्ञान बिल्कुल भी आज के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ किताबी कीड़े, बस पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, कंपटीशन फाइट करो, ये करो, लेकिन कुछ बातें साइड में भी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ सारे नहीं पढ़ने वाले होते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी होना चाहिए। हालांकि कुछ निकम्मे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा ज्ञान दे भी दोगे तो भी वो नहीं लेना चाहते, वो बात अलग है। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एजुकेशन गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है। आज की जो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देती है, तो इट मैनी प्लेसेस, और मतलब कई स्थानों पर, तो इट इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी एक शिक्षा का माध्यम है। इंग्लिश में भी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाँ इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। इट हैव ए रिच ट्रेजर ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, ये मतलब साहित्य और विज्ञान से समृद्ध खजाना हो सकता है। बट इट कैन नेवर ऑन नेशनल लैंग्वेज, लेकिन ये हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं हो सकती। एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन द मदर टंग, इसलिए जो एजुकेशन है वो हमेशा मातृभाषा में देनी चाहिए। ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके सामने इंग्लिश थोपी जा रही है तो इंग्लिश नहीं उनकी पार पड़ेगी, तो इसलिए उनको मातृभाषा होनी चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। ये सब हाँ ठीक है, ये लैंग्वेज है, इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो यही तो होता है, जैसे जो हिंदी मीडियम से उनके सिर्फ इसकी ये सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, बाकी अपनी पढ़ाई वो हिंदी में कर सकता है, तो जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी
अगर ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि जो इंग्लिश है उसको बिल्कुल हटा भी दें, उसकी जगह हिंदी पढ़े वो भी ऑप्शन होना चाहिए। दिस विल सेव मच टैलेंट ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम गोइंग वेस्ट, है ना। इससे देश की बहुत सी प्रतिभा बर्बाद होने बच जाएगी अगर हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कमीशंस हैव बीन सेटअप ऑफ साइंस एंड ऑन सिंस द dawn of independence to plan afresh the country system of education after most। हालांकि आज भी आपने देखा होगा 10+2+ ये सिस्टम अपने चलता है, 10 उसके बाद 12 उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस सब हम जानते हैं। इट वॉज डिजाइन द डाइवर्ट द स्टूडेंट्स टू डिफरेंट फील्ड्स एंड वेकेशन अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बट डिफरेंट स्टेट्स हैव टेकन ओनली हाफ हर्डिटी, यानी कि लेकिन विभिन्न राज्यों में इसे केवल आधे अधूरे मन से ही लिया जाता है। एज द थिंग्स स्टैंड टुडे द 10+ सिस्टम बिकम द रिडल। नो मतलब ये चीज़ है कि 10+2+ सिस्टम का 3+ सिस्टम जो सिस्टम है ये एक पहेली बन गया है। असल में ये क्या है ये कोई नहीं जानता, ये मामला क्या है। काफ़ी सारे राज्यों के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये सब बातें हैं, ये अंग्रेजों की दी हुई सिस्टम है, उसको आज भी अपन फॉलो करते हैं। तो ये कुछ एक पैसेज था जो अनसीन पैसेज है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कैसे आपको। अच्छा एक थोड़ा सा पैसे और गया। Meanwhile our education system is rotten and muddy is used to be, यानी अब हमारी शिक्षा व्यवस्था की उतनी सड़ी गली है जितनी हमारे पहले हुआ करती थी। और स्टूडेंट्स फाइंड पर्पसलेस, यानी स्टूडेंट को ये उद्देश्यहीन लगता है। उद्देश्य कि क्या है यार, सिर्फ किताबी ज्ञान है इसके अंदर, तो कोई बिजनेस की बातें नहीं है, कोई टेक्निकल बातें नहीं है, बस है जो वो सालों से पढ़ता है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दे फील रेस्ट्यून गो ऑन स्ट्राइक्स, इसलिए वो हड़तालों पर चले जाते हैं, ठीक है। दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज बिकॉज दे हैव नो दैट आफ्टर फिनिशिंग देयर एजुकेशन दे विल ओनली जॉइन द आर्मी ऑफ द अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो ये होता है कि अपने पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि जानते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद केवल वो बेरोजगार की सेना में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कि भाई जैसे पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी तो मिलेगी नहीं, उसके बाद भटकते रहो, फॉर्म भरते रहो, वही सिस्टम है। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड द प्रेस एंड सिस्टम शुड बी ओवरहेड द मेड पर्पसलेस, यानी इसलिए हमें ज़रूरत है कि सिस्टम को बदला जाए और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए इसको, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को, कि सिर्फ ये किताबी ज्ञान के अलावा कुछ और भी ऐसा ज्ञान की, देखो सीधी सी बात है सबकी नौकरियां नहीं लगेगी, इतने सबको पता है। तो लेकिन ये अगर वो सिर्फ किताबें पढ़ रहा है तो वो कुछ कर भी तो नहीं पाएगा, इसलिए उसके सामने और भी कोई ऑप्शन होना चाहिए, वो भी एजुकेशन में कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, वो सब सिस्टम भी सिखाया जाना चाहिए। अब लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है, ये जो अभी लास्ट पढ़ा था वही है। व्हाट वर द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, सॉरी शुरुआत में जो पढ़ा था ऑलराउंड वाला, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। ये आराम से समझ सकते नहीं समझ सकते बताओ, ये पहला पेज है। ऑल राउंड डेवलपमेंट इज मैन ऑफ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, और ये जो मैंने पैसेज लिए ये भी कोई ना कोई बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो आराम से आंसर दे सकते हो, बताओ ये है तरीका, ठीक है। इस हिसाब से अपना ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हु वॉज द फादर एंड फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन। हमने पढ़ा लॉर्ड मैकाले, तो बिल्कुल लॉर्ड मैकाले इसके प्रेजेंट के फाउंडर। तो लेकिन सीधा इतना नहीं लिखना लॉर्ड मैकाले, ऐसा नहीं, पूरा लिखना है लॉर्ड मैकाले, और उसके बाद में पूरा क्वेश्चन। मैंने कहा था ना हु से जब भी आएगा तो वो वन वर्ड में होगा, कौन, लॉर्ड मैकाले, बस। लेकिन उसको लिखना पूरा है लॉर्ड मैकाले, बाकी पूरा देखो वॉज द फादर एंड फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पूरा सेम, बस एक नाम आया है वो हु की जगह आया है, सिंपल है, हो की जगह है। समझ में आई नहीं आई, सिंपल। अगला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन। अब मैंने पढ़ा था वर्तमान प्रणाली में सबसे बड़ा दोष क्या है, तो देखो और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज टू थ्योरेटिकल, पढ़ा था ना अभी। तो ये चीज़ अगर जिसने, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप में से खूब सारे ऐसे लोग भी हैं अभी जो सीधे यहाँ पहुँच के मेरे साथ में पैसेज पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, जबकि मैं गला फाड़ के पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो यहाँ मेरे साथ में नहीं पढ़ सकता ना, वो बोर्ड में मरे ही नहीं पढ़ सकता। इसीलिए पैसेज के अंदर 9 में से 2 नंबर आते हैं, किसी के 3 नंबर आते हैं, क्योंकि वो बड़ा लाड साहब बन जाता है कि मैं तो आंसर सही लिखा है होगा। अरे ऐसे कैसे सही लिखे, तूने क्या देखा है, तूने शब्द मिलाएंगे, अच्छा फादर मिल गया, हाँ यही जस्ट चेप दिया जिसमें लॉर्ड मैकाले का नाम ही नहीं है, या फिर जिसके अंदर लॉर्ड मैकाले पूछा था लिख कुछ और ही रहे हो, क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी देख ली, हाँ ये लाइन मिल गई उसके अंदर। अरे भाई थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ता है, थोड़ा समझना ही पड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन, 9 नंबर है ऐसे नहीं मिलेंगे। तीसरा, अच्छा ये थ्योरेटिकल है, तो दिस इज द ग्रेट इफेक्ट इन इट, थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, तो थोड़ा ढंग से बना के लिखना है। यहाँ देखो, आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू थ्योरेटिकल, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट, यही जो ग्रेटेस्ट डिफेक्ट है इसके अंदर, आराम से लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चौथा, किस प्रकार की शिक्षा समय की आवश्यकता है अभी, तो वो है वोकेशनल एजुकेशन द नीड, मतलब हमें व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है, पढ़ा था ना अभी। तो जिसने पूरा पैसे समझा उसका आंसर दे पाएगा, 1 सेकंड में दे देगा कि हमें व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि वरना तो पे बेरोजगार हो जाएगी,
हर किसी को नौकरी मिलेगी नहीं, बेरोजगारी फैल जाएगी। अगला 10+2+3 प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? तो द सिस्टम 10 इंट्रोड्यूस्ड डाइवर्ट द स्टूडेंट्स टू डिफरेंट फील्ड अकॉर्डिंग टैलेंट। ये पढ़ा था आपने, देखो आराम से देख सकते हो आप, ये अपने पढ़ा था यहाँ पर उसके टैलेंट के अनुसार, है ना। अभी अपने यहाँ देखा था टीच ए मैन और हैंड्स फिजिकली, इसमें ही होगा कहीं, फाउंडर ले लिया अपने। 10+2 देखो, 10+2 वाला, हाँ ये रहा, ये देखो। इट वॉज डिजाइन डाइवर्ट द स्टूडेंट्स टू द डिफरेंट फील्ड्स एंड वैकेशन अकॉर्डिंग टू द देयर टैलेंट एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सिंपल है, तो मतलब कि जिस बंदे में जो टैलेंट है उस हिसाब से सब्जेक्ट ले लेगा और अपने समाज के अंदर देखो कि दिस सिस्टम 10+2 वर्ड इंट्रोड्यूस टू डाइवर्ट एज इट इज, वहाँ से लिखा है, 2 लाइनें पूरी उठा ली अभी जो मैंने आपको कही। डिफरेंट फील्ड्स एंड वोकेशन अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। डिट्टो सेम है, देखो बताओ, पूरा का पूरा डिट्टो सोसाइटी तक, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके, ये है तरीका ढूंढने का। अब कहीं आप 10+2+3 सिस्टम देख लिया, अरे यार ये रहा, तो कहीं यहाँ से चेप देंगे यहाँ से लेके यहीं तक, जबकि आंसर इसके आगे वाला था, तो ये झंझट पैदा हो जाएगा। इसलिए ध्यान आपको ये रखना है कि पूछ क्या रहा है, थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन भी करनी है, तुक्के नहीं मारने हैं, तभी तो नंबर नहीं मिलते। तो ये है मेरा आज के इस क्लास की वीडियो बनाने का मकसद, ठीक है। अगला, वाई डू द स्टूडेंट्स टेक नो इंटरेस्ट इन द स्टडीज। स्टूडेंट स्टडी में क्यों नहीं लेते, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि स्टूडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज बिकॉज दे थिंक दैट प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज प्रपोजलेस, मतलब उद्देश्यहीन है। देख सकते हो आराम से, अभी पढ़ा था अपन ने कि स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये देखो, मतलब उसको पर्पजलेस मानते हैं। पर्पजलेस का मतलब है उद्देश्यहीन मानते हैं कि हमारे कोई इसमें उद्देश्य। तो सिंपल है, आराम से इसको 1 वर्ड में लिखना था कि वाई मतलब क्यों। तो मैंने कहा भी था कि जो भी वाई का क्वेश्चन आ जाए उसको बिकॉज से शुरू करना है। स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज बिकॉज, अब देखो यहाँ पर डू नॉट यूज़ किया अपन ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर हर चीज़ को नोटिस करेगा, यहाँ पर डू नॉट यूज हुआ है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है V1। ये हर चीज़ें ध्यान रखनी है, न कि टैक्स आया है ना टेकिंग आया है, ये सब नहीं आएगा। जिस सेंटेंस में डू, डज और डिड का यूज हो जाता है उसके बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक का टेक रखा है। स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज बिकॉज, और फिर आंसर शुरू करना है बिकॉज से। बिकॉज दे थिंक दैट, वही सोचते हैं कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज पर्पजलेस, यानी कि अभी का जो सिस्टम है वो उद्देश्यहीन है, मतलब हमारे कोई उद्देश्य पूर्ति इसमें नहीं है, ये चीज़ है। अगला, फाइंड आउट, ये 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 6 तो वो हो गए, 3 ऐसे आएंगे कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। गद्यांश से उन शब्दों का पता लगाइए जिनका अर्थ क्या, जैसे प्रोवाइडेड है। अब ये प्रोवाइडेड मन से नहीं लिखना, ये आंसर भी वही होना चाहिए जो जिसका आंसर पैसेज में हो। जैसे मैंने कह दिया कि गो का मतलब जाना है, लेकिन जाने का मतलब वहां पर जो लिखा हुआ है पैसेज में वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि जाने का मतलब गो होता है, गो पैसेज में होना भी चाहिए, वही वर्ड लिखना है। फिर सुन लो, आप अपने मन से आंसर मत लिख देना। जैसे आंसर है यूजलेस, यूजलेस का मतलब है अनुपयोगी, हमारे लिए कोई यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, तो इस पैसेज में भी वो पर्पजलेस को मैच करता है। यूजलेस का हो सकता है आप और भी कोई वर्ड जानते हो अनुपयोगी का, लेकिन वो नहीं लिखना, पर्पजलेस लिखना है, क्योंकि पर्पजलेस का मतलब भी अनुपयोगी या फिर हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्यहीन है, क्योंकि ये पैसेज के अंदर लिखा हुआ है शब्द, इसलिए अपन ने पर्पजलेस लिखा है। इसका हो सकता है और भी कोई हो जाता, ठीक है। कह देते कि अनवांटेड हमारे लिए कोई, मतलब हम नहीं चाहते उसको, लेकिन अनवांटेड इस पैसेज में था ही नहीं, इसलिए अपन अनवांटेड नहीं लिखा। अपन को वही लिखना है जो जिसका आंसर उस पैसेज में भी होना चाहिए और इसकी मीनिंग उससे मैच खाती हो, तो पर्पजलेस बिल्कुल सही बात है। अगला, प्रोवाइडेड का मतलब प्रदान किया गया, तो इसका मतलब इम्पार्टेड का मतलब भी प्रदान किया जाता है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, और पैसेज के अंदर लिखा हुआ है इम्पार्टेड। आराम से आप पढ़ोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे पैसेज को आपने पढ़ा था ना, तो अभी तो ऐसे कैसे ढूंढने पता चलेगा जब आपने पढ़ा था, तो ये पर्पजलेस तो ये रहा, ऐसे ही आपको वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं पीछे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। हर जो भी आंसर वो आपके उस पैसेज के अंदर है। अगला, विदाउट ए मीन्स टू अर्न गुड इंडिविजुअल लिवलीहुड, अच्छी आजीविका कमाने के साधन के बिना जो रहता है वो क्या होता है, बेरोजगार, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। और अपने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट इसके अंदर शब्द हैं, देख लो भले, इसने देखो अपने पैसेज में पढ़ा था कि इससे तो हम क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, ये रहा ये अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब हर शब्द आपको पैसेज के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है अपना एक कोविड पे लिया मैंने, क्या पता कोविड पे आ जाए, अभी तक कोविड पे आया नहीं है, तो कोविड पे देख लेते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज, जिसको अपन कोविड-19 कहते हैं, 2019 की ये थी, इज एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। कि कोरोना जो है वो कोरोना वायरस जो है वो एक संक्रामक रोग है जो एक नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है, और इट स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, और इट हैज़ बिकम ए
पैंडमिक विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ये थोड़े टाइम के लिए, कम समय में बहुत बड़ी महामारी ये बन गया था, आपको बताइए भयंकर तरीके से। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज कम अंडर दिस इन्फ्लुएंस, और लगभग संसार इसके अंडर में आ भी गया था, उस टाइम पर इसके प्रभाव में आ चुकी थी। द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स जनरेटेड व्हेन इनफेक्ट पर्सन कोल्ड्स, ठीक है, जिसको अपन सींजेस या फिर इनहेल्स या फिर कैसे भी स्प्रेड आउट कह सकते हैं, कि इसका कारण बनने वाला वायरस मुख्य रूप से एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर सांस छोड़ने भी या थूकने से भी, थूक की जो बूंदें होती है उन अगर वो चली जाती है तो उससे भी दूसरे को हो जाता है। और दिस ड्रॉपलेट्स आर टू हैवी टू हैंग ऑन इन एयर एंड क्विकली फॉल इन फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। और ये जो हैं ये बूंदें हवा में लटकने के बहुत भारी होती है और जल्दी से फर्श की सतह पर गिर जाती है और वो सब पूरा एरिया जो है वो जो इससे कवर हो जाता है। मतलब कोविड के उस लक्षण जो आपको सबको पता है कोविड कैसे फैलता है। फिर we can be infected by breathing in the virus of if we are within a close proximity of someone who is corona positive, or by touching a contaminated surface and then our eyes, nose और mouth, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति के करीब हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्रीथिंग, हम किसी के नज़दीक विद इन द क्लोज हैं, अगर क्लोज हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है, या किसी दूषित जगह को छूने और फिर हमारी आंखों या नाक या मुंह को छूने से वायरस या सांस लेने से संक्रमित हो सकते हैं। ये सब जानते हो आप कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है, या कोविड कैसे होता है। तो एज द वायरस वीकेंस इज इम्यूनिटी पावर मेनली अदर कंप्लाई, ये सब बातें अपन पढ़ ली कि ये हमारी पूरी बॉडी को इम्यूनिटी पावर खत्म कर देता है। पीपल ऑल एजेस, सभी के हर तरह के लोग जो भी इसमें वो बुखार, खांसी, सांस, ये सब कटने हैं, सबको सामने आती है, चाहे किसी भी एज का हो। तो ये सब अपन देखा और वो अपनी लॉस ऑफ स्पीच, मूवमेंट, ये सब वो खो देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसलिए हमें वी शुड स्टे सेफ बाय टेकिंग सिंपल प्रिजर्वेशन सच एज फिजिकल, थोड़े हमें जो भी यही कि फिजिकल डिस्टेंस हमें बना के रखनी चाहिए जो कोरोना पॉजिटिव है, और बाकी मास्क वगैरह लगाना चाहिए, वेयरिंग ए मास्क रेगुलरली, क्लीनिंग और हैंड्स, हाथ धोने चाहिए, है ना, कमरे हवादार होने चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, सब अपन जानते हैं। टिल नाउ दे आर नो प्रॉपर कोविड-19, यानी कि हालांकि अभी तक कोविड-19 के लिए कोई उचित इलाज नहीं मिला है, जिसको कोविड हुआ ऑटोमेटिक। कुछ इंडिया में दवाई बनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको सबको पता है, इंडिया ने सप्लाई भी की थी, यूएसए को भी की थी, जिसमें अपना हमारे इंडियन मेडिकल का बहुत बड़ा कहते हैं योगदान है इसमें। तो वही कुछ ऐसी वो एपी जो हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो दवा देते हैं, या फिर जो कोविड का टीका जो लगता है, 2-3 टीके लग चुके हैं, वो जो कोविड डोज जो भी हैं वो सिर्फ यही है कि वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। बाकी स्पेसिफिक इसका इलाज अभी तक किसी के पास में भी नहीं। अगर हमारी जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है तो कोविड मजबूत मतलब ऑटोमेटिक निकल के चल जाएगा। तो ये सब है जो वैक्सीन अपन बोलते हैं। तो वैक्सीन बिन वर्कड ऑन एंड नाउ अवेलेबल इन आवर कंट्री। और वैक्सीन हालांकि अभी हमारे इंडिया में मिल भी रही है और काम भी कर रही है, लेकिन इन इंटेंसिव वैक्सीन ड्राइव हैज़ बिगन स्टडीज अंडर डिफरेंट फेजेस। ये अलग अलग चरणों से हमें दी जा रही है वैक्सीन। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों डोज मिल चुकी है, तो ये चीज़ें होती है। फिर है लास्ट 10 मंथ्स वी शुड सेटल डाउन नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव केस इन इंडिया। हालांकि लास्ट पिछले कई महीनों में कोरोना पॉजिटिव संख्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि टीकाकरण अभियान तेजी से फैला, ये सब अपने पढ़ लिया। तो ये सब इट रिजल्ट केयरलेस नाउ सन बाय पीपल, दे स्टार्टेड टेकिंग द डिजीज लेस सीरियसली, पीपल आर कमिंग आउट अनमास्क ट्रेंड। ये सब बातें हैं कि अब लोग बिना मास्क के भी बाहर आ रहे हैं, कुछ सभाओं में, शादियों में जा रहे हैं, तो आराम से मतलब अब शांति है। ये चीज़ है, स्कूलों में भी बच्चे आराम से जा पा रहे हैं, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स रिपोर्ट्स अराउंड 30 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड विद देयर फर्स्ट डोज। यानी रिपोर्ट के अंदर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या पहले डोज में सबको मिल चुकी है, और सेकंड डोज जो है वो 12 से 16 वीक के अंदर बिटवीन, मतलब कि सेकंड डोज दी जा रही है 12-16 सप्ताह के बीच में, जिसके लगी पहले वैक्सीन लगने के बाद में 12 से 16 वीक हो गया अगर, तो उसको सेकंड डोज भी लग रही है। हाउएवर वेयरिंग मास्क, हालांकि फिर भी हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ये सब अपने दुरुक्षित जो मेंटेन सेफ डिस्टेंस हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ये सब हमें जहाँ पर भीड़ भाड़ हो अच्छा तरीका है, अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो तो वहाँ पर हमें थोड़ा बच के संभल के रहना चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ सेकंड वेव ऑफ कोरोना डिजीज। कोरोना रोग की दूसरी लहर के प्रसार का संभावित क्या मतलब कोज था। देखो साफ पता चल रहा है कोज, ये रहा कोज, मतलब कि प्रोबेबल कोज का मतलब होता है संभावित कारण क्या था। ये अपने आराम से पढ़ा था। देखो पैसेज कहाँ गया, अपन पढ़ लेते हैं पैसेज में। देखो अपन इसमें देखते हैं कि हाँ ये हो गया वैक्सीनेटेड ही रहा, बट अनफॉर्चुनेटली द सेकंड वेव ऑफ कोरोना इज अपेयरिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। सेकंड के अंदर भारत में आया था, बाहर से आया था, सब जगह फैला था, विच में प्रूव टू बी इवन मैन, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं दर्दनीय था। क्या कारण था? इट इज रिजल्ट, क्या कारण था? इट इज रिजल्ट ऑफ केयरलेस शोन बाय द पीपल, दे स्टार्टेड टेकिंग द डिजीज लेस सीरियसली। एक तो ये बात है कि उन्होंने इस डिजीज़ को सीरियसली नहीं लिया,
अब इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि क्या कारण है। एक तो ये कि इस डिजीज को सीरियस नहीं लेना बंद कर दिया, दूसरा पीपल वर कमिंग आउट अनमास्क्ड, ठीक है, मतलब मास्क लगाना छोड़ दिया, और अटेंडिंग मीटिंग्स, वेडिंग एक्सेट्रा स्कूल वर ऑल्सो स्टार्टेड। मैंने इस टाइम पर स्कूलें वगैरह भी चालू हो गई थी, मास्क लगाना छोड़ दिया, शादियाँ ब्याह भी होने लग गए, इस वजह से ज़्यादा फैल गया। सेकंड वेव को लोगों ने सीरियस लिया ही नहीं था, ये कारण है सेकंड वेव का। तो मतलब आराम से समझ सकते हो ना, जो अपना क्वेश्चन था पहला, तो ये अपना हो जाएगा फर्स्ट का आंसर कि चिपली ये तो अपना खैर यहाँ तो जो लिखा सेकंड वेव, यह जो पहली लाइन है ये आप ना भी लिख तो चलेगा, आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। वो तो क्या थोड़ा मन से लिखना, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो बढ़ा के, बाकी जरूरत नहीं है उसकी। कि पीपल स्टार्टेड टेकिंग कोरोना डिजीज लेस सीरियसली, एक बात तो जो भी उसमें देखा था, दे आर सीन अनमास्क्ड अटेंडिंग मीटिंग्स एंड वेडिंग एक्सेट्रा एंड नॉट मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस। बस ये एज इट इज पैसेज में लिखना है, लेकिन कहाँ से लिखना है समझ में आ गया ना। मतलब ये वो कारण है कि लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, मास्क लगाना छोड़ दिए, सब कारण थे। दूसरा, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर टू रिमेन अनफेक्टेड फ्रॉम कोरोना, कोरोना से अप्रभावित रहने के निवारक क्या उपाय हो सकते हैं। तो एक ही तरीका है, हमेशा मास्क पहनो, साफ लिखा है उसके अंदर। वी शुड वेयर मास्क, वॉश अवर हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन सेफ डिस्टेंस, ये सेम टू सेम बिल्कुल लिखा है उसके अंदर, ठीक है। और वी शुड अवॉइड क्राउड्स एंड क्लाउड कंटेंट, सही बात है, कोशिश करो कि भीड़ भाड़ के इलाकों से थोड़ा दूर रहो और सैनिटाइजर को बार बार यूज करते रहो, सिंपल है। थर्ड, आफ्टर हाउ मेनी वीक द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू द पीपल, कितने सप्ताह के बाद मैंने कहा था ना कि जो भी फैक्ट वाली चीज़ आएगी वो हमेशा पूछी जाएगी, हाउ मेनी हाउ मच, मतलब कितना, तो 12 से 16 वीक, ठीक। बाकी एज इट इज क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी की जगह 12-16 वीक्स ऑफ द फर्स्ट डोज, पूरा का पूरा वही है, वैक्सीनेट द सेकेंड, सेम टू सेम, बाकी वही आंसर लिखना है। फिर चौथा, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस, क्या क्या लक्षण होते हैं पॉजिटिव के। तो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक्सपीरियंस फीवर है, इन कोल्ड है, सॉरी वो कफ है, कोल्ड है, चेस्ट पेन है, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग एंड थ्रेड्स, सो टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें वही है जो अपने अभी देखी थी पीछे। तो ये चीज़ें हैं, आराम से आंसर देख सकते हो कि कौन कौन से सिम्टम का मतलब लक्षण, कौन कौन से लक्षण है जब कोरोना को पॉजिटिव हो जाएगा, कितना ईजी है। पांचवा, कोविड-19 मनुष्यों में कैसे फैलता है, तो समझिए कैसे फैलता है, उसमें देखा था अपने, मन से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से उसमें फैलेगा कि हाउ डज द कोविड स्प्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा वो कफ या सीन से या फिर एक्सेल से या फिर ड्रॉप्स वायरस कम आउट, सीधी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, सांस छोड़ता है तो उसके विषाणु वो निकलते हैं जो, तो दीज ड्रॉपलेट्स फॉल ओवर सरफेस एंड व्हेन हेल्दी पर्सन टचेज इन सरफेस, तो ही इज, मतलब बिल्कुल सही बात है, जो फिर सरफेस पे गिरेंगे और वहाँ अगर वो किसी कॉन्टेक्ट में आ जाता है, कोई इंसान निकलता है, तो वो तभी कहते हैं मास्क लगाए रखो ताकि मुँह से जो है थोड़ा सा बिल्कुल बूंद या कुछ भी नहीं निकले बाहर, सांस भी नहीं हो, क्योंकि सांस में ही फैलता है। तो ये सब आराम से ये अपन कह सकते हैं। फिर व्हाट में हैपन व्हेन इम्यूनिटी पावर वीकनेस इन आवर बॉडी, तो फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, क्या हो सकता है जब हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए, गद्यांश में शब्द ढूंढिए। तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, इससे रिलेटेड कौन सा मीनिंग था, तो इसमें था वो जो वर्ड होगा वो हो जाएगा कंप्लाइशन देयर बॉडी सम, तो मतलब क्या हो जाएगा कि कमजोर प्रतिरक्षा शरीर में ये हो गया कि ए वीक इम्यूनिटी पावर में कोज अदर कंप्लाइशन इन द बॉडी और सम में इवन प्रो फैटल एंड कोज डेथ, इसलिए मौत का कारण भी बन सकते हैं। जो ये हो जाएगा अपने इसके अंदर कि इम्यूनिटी पावर अगर आपकी वीक है तो क्या हो सकता है, तो अगर इम्यूनिटी अगर आपकी पावर वीक है तो आपको वो जो है कोरोना जल्दी से फैलेगा, यानी कि एक कमजोर प्रतिरक्षा मतलब वीक इम्यूनिटी पावर शरीर में अन्य जटिलताओं का कारण बन सकती है, कुछ जानलेवा भी साबित हो सकती है, जिससे मौत का कारण भी बन सकता है। ये अपने देखा था, मैं आपको बताता हूँ अभी, ये अपने देखा था, ये तो 16 वीक वाली बात हो गई, और डेथ वाली बात है एक लिखी हुई है जिसको अपन इसमें आराम से देख सकते हैं, ये रहा कि ये रहा वीकर्स और इम्यूनिटी पावर में अदर कंप्लाइशन आर लाइक डेवलप इन द ह्यूमन बॉडी और सम ऑफ दिस में प्रूव फैटल कॉज ऑफ डेथ एज इट इज। तो मतलब आराम से सब कुछ आंसर मिल जाएंगे अगर आपने ढंग से इस पैसेज को पढ़ा है तो, ठीक है। ये हो गया अपना, इसके बाद में छठा भी हो गया। सातवां, डिजीज स्प्रेड बाय टचिंग वन अनदर, रोग एक दूसरे को छूने से। ये वो 3 क्वेश्चन जिसके अपन को वन वर्ड में आंसर देना होता है ना, जो पहले भी अपन 3 करे थे। तो वो क्या होगा, वो इन्फेक्शन यानी कि संक्रामक रोग वो होता है जो छूने से होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड आएंगे जो आपको आराम से उसका पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टच करने का मतलब, इन्फेक्शन वाली जो डिजीज होती है वो हमेशा टच से या फिर सांस से इनसे फैलती है। फिर रिजल्टिंग इन डेथ, मृत्यु के परिणाम स्वरूप कौन सा मतलब शब्द है मृत्यु जैसा, डेथ जैसा ही,
रिजल्ट इन डेथ तो वो होता है फैटल। फैटल का मतलब घातक, सेम टू सेम दोनों एक ही वर्ड है। तो इस जैसा रिजल्ट इन डेथ का मतलब फैटल, मतलब समझ गए ये घातक है। फिर समथिंग दैट कवर्स, अभी पढ़ा था ना अपने जो डेथ वाला पढ़ा था, जस्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसमें भी था ना ये रहा कि प्रूव फैटल एंड दैट एंड कॉज डेथ, बस वो का वो है। अगला समथिंग द कवर्स मोस्ट ऑफ आवर फेस टू प्रोटेक्ट, किससे, मतलब ऐसी चीज़ कोई जिससे हमारा पूरा अधिकांश चेहरा कवर हो जाए, तो वह है मास्क, जिसको अपन मुखौटा कह सकते हैं, लेकिन मास्क इजी वर्ड है। हिंदी तो लिखनी नहीं, हिंदी तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हिंदी आपको लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश में आंसर देना है, हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं देना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आंसर हो जाएगा मास्क। तो ये थे पैसेज, कोई मुश्किल पैसेज नहीं। एक पैसेज मैंने और रखा है आपके लिए जो कि छोटा सा आराम से पढ़ सकते हैं अपन, कि एवरी मैन दैट इज बॉर्न इन द, मैं जानबूझ के 2-3 पैसेज लिए हैं ताकि थोड़ा सा एक बार कहते हैं ना कि सोल्व करना आ जाए, दिमाग खुल जाए थोड़ा। वर्ल्ड हैज़ डिजायर टू वेल, बिल्कुल सही बात है। इस संसार में जन्म लेना प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अच्छे से जीने की इच्छा होती है। द लाइफ हैज़ वेरियस एम्स फॉर वेरियस पीपल, बिल्कुल सही बात है। सब लोगों के अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग एम होते हैं। और टू सम लाइफ इज एम्पटी ड्रीम विदाउट ए मोटिव, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों के जीवन बिना मकसद के एक खाली सपना होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये हो गया। और दे ईट एंड ड्रिंक एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर सेफ ऑफ लिविंग, कुछ वे खाते पीते हैं, कुछ जीने के लिए मौजूद रहते हैं, कुछ तो सिर्फ खाते हैं इसीलिए सब जीना है, साहब जीने के लिए खा रहे हैं, कुछ ऐसे भी है। दे हैव नो आइडियल, कोई आइडियल नहीं है उनका, नो मिशन, कोई मिशन नहीं है, कोई स्ट्रगल, कोई फाइट, कुछ नहीं करते वो। द आइडियल इज टू ईट वेल, बस टू मेक मैरी एंड एंजॉय द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, वह कुछ मौज मस्ती खाना कर लिया और जीवन की भौतिक चीज़ों का जो भी आनंद ले लिया, शादी कर ली, ब्याह हो गया, बस ये ठीक है, यही इतना सा रखते हैं। और द एक्टिविटीज एम ऑफ अमेजिंग द वेल्थ बाय हुक और बाय क्रुक, हुक एंड क्रुक एंड यूजिंग दैट वेल्थ फॉर सेक ऑफ लग्जरी एंड कम्फर्ट ऑफ प्लेजर। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी तरह से धन को इकट्ठा करते हैं, उस धन का उपयोग विलासिता और आराम के लिए, मतलब आराम से सुख भोगी के लिए यूज़ करते हैं उनका। और कुछ देखो कि द लाइफ इज़ हाउएवर नॉट टू ईजी एज प्रेजेंट, हालांकि ये अपन को पता है कि वर्तमान में जितना आसान जीवन हमारा नहीं है, बहुत महंगा ही है सब तरह से। Even to make money for the sake of comforts and luxuries, you have got to work hard, perform the social duty before the society can allow one of the earn a lot of money and amass wealth। बिल्कुल सही बात है कि समाज में उसी की इज्जत है, या फिर जो पैसे कमाने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समाज में सामने आपको खूब सारे ऐसे कर्तव्य भी हैं जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा कमाना भी पड़ता है, और कमा सकते भी, ऑप्शन भी हमारे पास में है, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। Modern states work under certain principle of social behavior and do not allow people to go about making money without caring to perform certain duties which are useful to society। यानी कि जो आधुनिक, जो मॉडर्न स्टेट्स है, आधुनिक जो समाज है, उसमें सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों के तहत काम करते हैं, और समाज के कुछ उपयोगी कर्तव्य भी है ना, सर्टेन ड्यूटीज़ है, उपयोगी कर्तव्य, सर्टेन ड्यूटीज़ भी हैं जो यूजफुल सोसाइटी, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, उपयोगी भी है। अब जैसे यूजफुल है, अनयूजफुल, अनुपयोगी, जो अपने पहले पढ़ा था ना, तो लेकिन वहाँ अनयूजफुल नहीं लिख सकते थे आप, वहाँ पर आपको पर्पसलेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर वहाँ पर अनयूजफुल वर्ड था ही नहीं, वहाँ पर पर्पसलेस ही था। तो ये जरूरी है वही वर्ड लिखना है जो आपके इसमें हो। बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियल मस्ट में पे टू हिज लेबरर्स एंड एज वेल एज सो दैट लेबर डज नॉट ड्यूटी ऑनेस्टली एंड डिग्निटी एंड, बस ये सब अपन प्रोफेस्ड ऑफ ए गुड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। ये जो मजदूर होते हैं वो अच्छी तरह से भुगतान करना चाहिए मजदूरों को, ताकि वो ईमानदारी से लगन से काम करें। अगर वो लेबर हैं, वो लेबर अगर अपना अच्छा काम ड्यूटी नहीं निभाएगा, कब नहीं निभाएगा, जब उसको पैसा प्रॉपर नहीं मिलेगा, फिर उसका काम करने का मन नहीं करेगा, वो फिर बेमन काम करेगा और अच्छा काम भी नहीं करेगा। इसलिए लेबर को पैसा सही देना चाहिए ताकि वो काम अच्छा करे। द ओनली ईजी वे टू मेकिंग मनी इन चीटिंग और सेलिंग विच हैव कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर ओन, बिल्कुल सही बात है कि जो हैं, और ये यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, हाँ, ये सक्षम पैसा कमाने का एकमात्र आसान तरीका है कि धोखा देना या चोरी करना किसी अपने परिणाम होते हैं, सही बात है। और द लो हैज, ये सब बातें हैं कि लोग चीटिंग करते हैं, कुछ धोखा देते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा इलीगल है, वो काम का पैसा नहीं है। तो कानून ने लुटेरों और चोरों और धोखेबाजों के लिए कारावास निर्धारित किया है। लो हैज प्रिस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस रॉबर्स, थीव्स एंड द चीट्स, जो भी धोखेबाज है, सब कुछ है, उनके लिए कानून ने कारावास का मतलब है जेल फिक्स किया है, बिल्कुल सही बात है। अगला, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड इन मॉडर्न टाइम, बिल्कुल सही बात है, जहाँ बहुत मुश्किल है इस टाइम पर लाइफ, और नीड्स टू बी वेल प्लान्ड इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल, यानी कि यदि आप कुछ सार्थक हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपको अच्छी तरह से नियोजित करने की जरूरत है। भाई आप अगर नौकरी देना चाहते हो तो आपको भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत है, हर चीज़, बिजनेस करोगे तो उसमें भी कंपटीशन है, तो हर चीज़ के लिए मेहनत आपको अलग से करनी पड़ेगी, चाहे आप मिशन या कैसे भी हो। यानी कि योर मिशन और आइडियल इज
मेटलिस्टिक या स्पिरिचुअल, यू हैव गॉट टू प्लान। यानी आप चाहे आदर्श भौतिकवादी हो, चाहे आपका मिशन कैसा भी हो आध्यात्मिक, आपको योजना बनानी तो होगी। कोई सा भी काम करो, आपको प्लानिंग के तहत काम होगा। टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग यू मस्ट वर्क हार्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मिशन। भाई कोई भी मिशन, अपना मिशन 95% बनाना, इसको अपने हासिल करने के लिए क्या किया कि चलो एक बार थोड़ा कैप्सूल सेलेक्ट करते हैं, पहले मैन करते हैं, मैन हो जाएंगे तो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चलिए फिर थोड़ा लाइव टेस्ट देते हैं। मतलब ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ प्लानिंग होती है, वरना काम नहीं होता। ए लाइफ विदाउट मिशन इज ए लाइफ लॉस्ट। अगर आपके पास में कोई मिशन नहीं है, बिना योजना के जीवन क्या होता है, वो बर्बाद जीवन है। ठीक है, ए लाइफ विदाउट प्लानिंग ए लाइफ फ्रस्ट्रेटेड। डिसिप्लिन, मिशन एंड हार्ड वर्क आर इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ ए सक्सेसफुल मैन। अनुशासन मैन होना चाहिए, सुबह 5 बजे या 4 बजे उठना ही है, ना धो के पढ़ना है, वो आपकी इच्छा अलग चीज़ है। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, खुद के साथ ईमानदारी रखनी है, वो एक सिस्टम होता है, वो करना ही करना है। वो सक्सेसफुल मैन की कहानी होती है। इफ़ यू वर पैट्रियट एंड डिजायर टू बी पॉलिटिशियन टू अर्न नेम एंड फेम इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी, यू मस्ट प्लान एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। बिल्कुल सही बात। अगर आप देशभक्त हैं और आप समाज की सेवा में अपना नाम प्रसिद्ध अर्जित करना चाहते हैं, तो आप राजनेता बनना चाहते हैं, तो आपको ठीक वही योजना बनानी चाहिए जो आप चाहते हैं, किसी कहने से नहीं। आप खुद क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, क्या प्लान है, जनता को क्या नीड है, तो वो प्लानिंग करिए। ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू सर्विस टू द पीपल एंड द रिप्रेजेंट देयर कॉज ऑफ इलेक्टेड असेंबलीज, तो यू मस्ट विन ओवर सपोर्ट ऑफ द वोटर्स बाय गिविंग देम ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। आपने असेंबली ने आपको जीतने का मौका दिया, टिकट दे दी, जीतेगा कौन? जो ईमानदारी से काम करेगा, जनता की बात सुनेगा। यू मस्ट फाइट ऑफ देयर इंटरेस्ट, शो गेट अचीवमेंट बिफोर यू कैन एंजॉय द पॉपुलरिटी ऑफ द masses. It is not simply slogan mongering that matters is politics nowadays. A successful public man has to be qualified administrator who can fight our practical issues with the authorities and win practical benefits for the people. यानी कि देख सकते हो आराम से कि आजकल की राजनीति में केवल नारेबाजी ही, या मायने ऐसा नहीं कि बस भयंकर नारेबाजी है, भीड़ है, वो नहीं जीतता है, वो तो 2 मिनट की काम है। लेकिन एक सफल सार्वजनिक व्यक्ति भी वही है जो अच्छा प्रशासक होना चाहिए, अधिकारियों के साथ व्यवहार मुद्दों पर अच्छा लड़ सके। कुछ अधिकारी निकम्मे होते हैं, काम नहीं करते, उन्हें काम करवा सके। ये सारी बातें हैं, लोगों से व्यवहारिक लाभ सब जीत सके, तो वही बन सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज डिजायर ऑफ एवरी मैन इन द वर्ल्ड। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की क्या डिजायर है, क्या इच्छा है, बताओ। तो वो डिजायर यही है कि द डिजायर ऑफ एवरी मैन दिस वर्ल्ड इज लाइव वेल। सही बात है, अच्छे जीने की जो है, हर कोई अच्छा जीना चाहता है। सेकेंड, व्हाट इज द आइडियल ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल। बहुसंख्यक लोगों का आदर्श क्या है? द आइडियल ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल टू ईट वेल। देखो आराम से अपन देखा था ना, आराम से रहा कि दे आइडियल नो मिशन, देखो ये रहा। हाँ, तो देर आइडियल ये हो गया यहाँ से कि मेरे इंजॉय, ये सब पूरा का पूरा। आइडियल इज नो ईट वेल, टू ईट मैरी, द इंजॉय इन मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ देर, ये सब। तो यही तो चीज़ है जो आराम से आपके क्वेश्चन आंसर करवा देगी। यानी कि द आइडियल ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल इज एट ईट वेल टू मेक मैरी इंजॉय मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, ये होता है। तीसरा, हाउ डू दे एक्ट इन दिस वर्ल्ड। वे संसार में कैसे कार्य करते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग ऐसे भी देखे थे ना अपन ने, एक तो ये लोग हैं जो सिर्फ ये काम है उनका, सिर्फ खाना और बस ऐश करना, नहीं हो गया। लेकिन एक वो है कि वे दे एक्ट मास ऑफ वेल्थ एंड यूज इट फॉर द शेक ऑफ लग्जरी, कंफर्ट एंड प्लेजर। कुछ लोग ऐसे धन को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, फिर इसका उपयोग विलासिता, आराम, एकदम आराम से यूज़ करते हैं अपने लिए। ये भी है जो अपन देख लिया था, आराम से पैसेज में आपको मिल गया होगा ये भी। अगला है, व्हाट इज नीडेड टू अचीव एनीथिंग वर्थवेल। आपको कुछ सार्थक हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? तो वो कि आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इट इज़ नीड टू बी वेल प्लान्ड एंड अचीव एनीथिंग वर्ल्ड। आपको अगर प्लानिंग के तहत आप काम करते हो, एक मिशन लेके काम करते हो, कोई योजना बनाए काम करते हो, तो आपको हर कुछ मिलेगा। फिर राइट द इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ सक्सेसफुल मैन, जो लास्ट में पढ़ा था अपने पैसेज के बिल्कुल लास्ट में, कि द इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ सक्सेसफुल मैन क्या है? डिसिप्लिन होना चाहिए, मिशन बना के काम करो और हार्डवर्क करो। तीनों बातें मैंने पढ़ी थी ना, बिल्कुल, कितना आसान है। फिर हाउ कैन ए मैन रीच अप असेंबलीज। एक आदमी सभाओं तक कैसे पहुंच सकता है? तो वो आप समझ गए। एक मैन कैन रीच अप टू असेंबलीज बाय विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ द वोटर्स, जो आपने पढ़ा था कि आपको असेंबली से वोट लेके आप असेंबली या सभाओं तक पहुंच सकते हैं। अगर जनता आपको वोट करेगी तो आराम से आप, जैसे चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कोई सी असेंबली पहुंच सकते हो। और ये 3 क्वेश्चन जो अपने होते हैं लास्ट में। एक तो यूजफुल इनफ, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? वर्थ वाइल। इसका मतलब यूजफुल इनफ मतलब सार्थक, ये बिल्कुल डिटो इसका वर्ड है। अगला है पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, तो वो होना चाहिए मिशन या एम, मतलब उद्देश्य या मिशन हमारा होना चाहिए। कुछ करने का उद्देश्य क्या होता है? मिशन। मतलब ये वन वर्ड है, मतलब किसी एक लाइन का एक शब्द में आंसर देना है। पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या? हमारा मिशन। क्या पर्पज क्या है आपका?
मिशन क्या है, एम क्या है, मतलब एक है तीनों का, मतलब एक ही होना चाहिए। एक फ्रेज दे रखी है, फ्रेज एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज, यानी कि जो राजनीतिक के या विज्ञापन संदेश व्यक्त करने वाला जो होता है स्लोगन, यानी कि जो हर देखा वो लोग नारे लगाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था गरीब बेटाओ, है ना, वही चीज़ है, कोई कुछ लगा, कोई कुछ लगाते हैं। तो ये जितने भी नारे होते हैं, जैसे जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगवाया था, ये जितने भी नारे हैं स्लोगन है, इनसे ही सिर्फ काम नहीं चलता, जनता के बीच में जाना ही पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड पूछा कि जो विज्ञापन या पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट या जो मैसेज होता है वो क्या होता है, वो होता है नारा, यानी कि स्लोगन। तो बताओ, ये मैंने 3 जानबूझ के लिए हैं, थोड़ी मेहनत अपन को जरूर लगी, आपको भी थोड़ी प्रयास करना है। मैं खड़े खड़े जब आपके लिए पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस मात्र है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि 9 नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन 9 में से 6 तो ऐसे हैं जो एग्जैक्ट हूबहू आपको आंसर पैसेज के अंदर मिल जाएंगे, ये तो पैसेज के अंदर है। ये 3 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, जैसे आराम से एक तो पक्का है, 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कभी कभी, और वैसे मोस्टली दोनों भी इजी हो जाते हैं। तीसरा थोड़ा सा आपको लगता होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिंदी ट्रांसलेशन अगर आती है ना, तो 9 में से 9 है, ये पक्की बात है, क्योंकि इसके आंसर होते हैं उसी पैसेज में ही है। इसका मतलब और भी कुछ अपन लिख सकते थे, लेकिन वही लिखना है जो पैसेज के अंदर, तो पैसेज में स्लोगन था तो स्लोगन लिखा, ठीक है। तो ये था अनसीन पैसेज 9 नंबर वाला टॉपिक, कैसे 9 नंबर को हासिल करना है। अब हम बात करेंगे अनसीन पैसेज के 6 नंबर वाली, जिसका एक कैप्सूल आपके और आएगा, तब जाके अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके।